नमस्कार दोस्तों ज़्यादातर आपने दिल्ली एनसीआर जैसे क्षेत्र में देखा होगा कि वहाँ पर धुंध इतनी ज़्यादा हो जाती है, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसकी वजह से वहाँ पर सामने जो है दिखाई देना ही बंद हो जाता है। और ऐसी जगहों पर सांस लेना इतना ज़्यादा दुर्लभ हो जाता है कि वहाँ पर आप बिल्कुल भी सांस नहीं ले पाते हैं। और ये जो है जो हमारे फेफड़े होते हैं उनका कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। तो अभी हाल ही में सरकार के द्वारा किया गया है कि इन सभी जो व्हीकल्स हैं और इन व्हीकल्स को बनाने वाली कंपनीज है उनके खिलाफ जो है सरकार के द्वारा कार्रवाई करने के लिए एक मसौदा बना लिया गया है। और उस मसौदे के आधार पर सरकार जो है अब इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और ऐसा सरकार के द्वारा सिर्फ 2 साल बाद किया गया है कि अब एक ऐसा की बनाया गया है, यानी एक मसौदा ऐसा बनाया गया है, इनके द्वारा फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जो इन वाहन निर्माताओं के खिलाफ जो सरकार के द्वारा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाई गई हैं उनके अनुसार व्हीकल्स जो डेवलप नहीं कर रहे हैं, उन्हें फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे व्हीकल्स के खिलाफ जो गवर्नमेंट अब कार्रवाई करेगी। चलिए खबर क्या है पूरी विस्तार से समझ लेते हैं। तो ऊर्जा मंत्रालय ने 4 अगस्त 2025 को एनर्जी कंजर्वेशन यानी कंप्लायंस एनफोर्समेंट रूल्स 2025 का एक मसौदा तैयार किया है। और ये ड्राफ्ट नियम एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के तहत बनाए गए ईंधन क्षमता यानी जो फ्यूल एफिशिएंसी और इसके साथ कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम है सीसीटीएस है जैसे प्रावधानों को जो है लागू करवाने के लिए इनके द्वारा जो है तैयार किए गए हैं। यानी गवर्नमेंट के द्वारा जो ऊर्जा मंत्रालय है उसके द्वारा 4 अगस्त 2025 को एनर्जी कंजर्वेशन यानी कंप्लायंसमेंट जो एनफोर्समेंट जो रूल्स हैं 2025 इन्हें तैयार करने के लिए एक मसौदा तैयार कर लिया गया है। और इस मसौदे का उद्देश्य एक ही रहेगा, जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है और इसके साथ जो फ्यूल एफिशिएंसी है और कार्बन क्रेडिट जो ट्रेडिंग स्कीम्स है इनमें जो प्रावधान दिए गए हैं इन प्रावधानों को पूरी तरीके से जो है गवर्नमेंट लागू करवाना चाहती है। और इसी वजह से गवर्नमेंट के द्वारा एनर्जी कंजर्वेशन और कंप्लायंस एनफोर्समेंट जो रूल 2025 है उनका मसौदा जो है तैयार कर लिया गया है। अब इन नियमों का क्या उद्देश्य है उसकी बात करें तो इन नियमों का जो मकसद है वो जो कंपनियां ईंधन की बचत और कार्बन उत्सर्जन से जुड़े जो मानक है उनका पालन नहीं कर रही है तो उनके खिलाफ इसके तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें BEE यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को यह अधिकार मिलेगा कि वह नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों की पहचान करके उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करे, फिर उसका मामला है उस मामले को राज्य विद्युत जो नियामक आयोग है SERCs है उसमें सौंपे। यानी यहाँ पर जो कंपनियाँ गवर्नमेंट के द्वारा ईंधन बचत कार्बन उत्सर्जन से संबंधित जो मानक गवर्नमेंट के द्वारा तय किए गए हैं उन मानकों को जो कंपनीज फॉलो नहीं कर रही हैं उनके खिलाफ इसे तैयार किया गया है। और इसमें जो पूरा राइट है वो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को दे दिया जाएगा, ये BEE है उसे दे दिया जाएगा। वो ऐसी कंपनीज को पहले तो जो है चिन्हित करेगी कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जो नियमों का उल्लंघन कर रही हैं, फिर उसके खिलाफ सबूतों को इकट्ठा करेगी और उसके बाद फाइनली उसका मामला जो है राज्य जो विद्युत नियामक आयोग है उसके पास सौंपा जाएगा। और उसके बाद जो SERC है उस राज्य में स्थित होगा जहां उस कंपनी का रजिस्टर्ड हेड ऑफिस है। यानी ये जो राज्य नियामक विद्युत आयोग है वो उसी राज्य में होगा जहां पर कंपनी का हेड ऑफिस है। और दंड की जो रकम है उसका 10% जो है केंद्र सरकार को दिया जाएगा, जो एनर्जी कंजर्वेशन है उस फंड में जाएगा। और इसके साथ जो 90% राशि होगी वो राज्य सरकार को दे दी जाएगी। और इसके साथ जो कैफे है कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी है उनके नियमों का उल्लंघन करने पर कार कंपनियों को उन राज्यों में जुर्माना देना होगा जहां पर गाड़ियों जहां पर उस गाड़ी की सबसे ज़्यादा बिक्री होती है। यानी जो SERC है वो उसी राज्य में स्थित होगा जहां पर कंपनी का हेड ऑफिस है। और जो भी जो है इस पर जुर्माना लगाया जाएगा उसका 10% जाएगा गवर्नमेंट के फंड में, केंद्र सरकार के फंड में जिसमें एनर्जी जो कंजर्वेशन फंड है उसमें जाएगा। और 90% जो राशि है वो राज्य सरकार को ही दे दी जाएगी। और इसके साथ जो कैफे है कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल जो एफिशिएंसी है उसके नियमों का उल्लंघन करने पर कार कंपनियों को जो है जुर्माना उन्हीं राज्यों में देना होगा जहां पर उनकी गाड़ियों की जो बिक्री है वो सबसे ज़्यादा होती है। और इसी के अनुसार अब जो है गवर्नमेंट इन कार कंपनीज को जो है रेगुलेट करने वाली है। और अब तक गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था उसकी बात करें तो संसद ने दिसंबर 2022 में एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट पारित किया था। और इसके तहत जनवरी 2023 से नए और सख्त जुर्माने जो लागू हुए थे। अगर किसी गाड़ी में ईंधन जो दक्षता है वो 0.2 लीटर प्रति 100 किलोमीटर तक कम पाई जाती है तो प्रति वाहन जो 25,000 और इसके साथ अगर उससे भी ज़्यादा रही तो वो
यहाँ पर 50,000 तक का इसके ऊपर जो जुर्माना बन जाएगा। यानी गवर्नमेंट के द्वारा दिसंबर 2022 में एक एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट पारित किया था और उसमें जनवरी 2023 में उसके तहत जो है सख्त जुर्माने लागू किए गए थे और उसके अनुसार जो मानक तय किए गए कि इन मानकों से जो है ऊपर अगर जाता है तो इसके अनुसार जो है 25,000 प्रति वाहन और अगर उससे ऊपर जाता है तो 50,000 प्रति वाहन जो है यहाँ पर जुर्माना जो है लगा दिया जाएगा। और 2022-23 में 18 ऑटोमोबाइल्स कंपनियों की गाड़ियों की जो टेस्टिंग कराई गई, जिसमें कई जो है गाड़ियां हैं वो कैफे 2 नियमों पर खरे नहीं उतरे और इन पर कुल मिलाकर 7,000 करोड़ से अधिक का जो जुर्माना बनता है। और कार कंपनियों ने तर्क दिया है कि नियम तो जनवरी 2023 से लागू हुए हैं और इसलिए पूरे वित्तीय वर्ष की जो बिक्री है उस पर जुर्माना लगाना जो है उचित नहीं है। यानी जुर्माना लगाया गया है वो पूरे वित्तीय वर्ष है उसकी बिक्री के अकॉर्डिंग लगाया गया है। और ये जो रूल्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लागू किए गए वो जनवरी 2023 से लागू किए गए हैं और इसी के अनुसार जो है कंपनीज के इनकी जो कार्बन जो डेटिंग कराई गई थी उसकी चेकिंग कराई गई थी, कैफे कराया गया था, तो वहाँ पर देखा गया कि 18 से अधिक जो ऑटोमोबाइल्स कंपनियां हैं उनकी गाड़ियों की टेस्टिंग कराई गई थी जो पूरी तरीके से खरी नहीं उतरी, ये उल्लंघन करती हुई पाई गई थी और इसी वजह से इन पर 7,000 करोड़ रुपए तक का जुर्माना बनता है। लेकिन कंपनियों ने जो है तर्क दे करके गवर्नमेंट को वहीं के वहीं गुमराह कर दिया। अब अब तक की रिपोर्ट की स्थिति की बात कर लेते हैं तो साल 2021-22 की जो रिपोर्ट है वो पहले ही यहाँ पर जारी हो चुकी है, जिसमें सभी कार कंपनियां हैं वो नियमों का पालन करती हुई पाई गई हैं। और इसके साथ लेकिन 22-23 की जो रिपोर्ट है वो अभी तक रुकी हुई है और 23-24 की रिपोर्ट भी तैयार होने के बावजूद अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। ऊर्जा मंत्रालय ने इन नियमों पर 30 दिनों के अंदर सभी हितधारकों से जो सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। इसके बाद इन कंपनियों को अंतिम रूप से जो है इन नियमों को जो अंतिम रूप से लागू किया जाएगा। यानी यहाँ पर 21-22 की जो रिपोर्ट है वो जो लागू हो चुकी है, पारित हो चुकी है, यानी जारी कर दी गई है खासतौर पर, और उसमें कंपनियों को देखा गया कि ये नियमों का पालन कर रही हैं। लेकिन सन 2022 से लेकर के सन 2024 तक जो है अभी तक रिपोर्ट जो है सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाई गई है कि इसमें क्या दिया गया है। लेकिन जहाँ पर कार कंपनियां हैं वो जो है पालन नहीं करती पाई गई हैं और यहाँ पर ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा 30 दिनों के अंदर और नियमों पर जो है अपने जितने भी हितधारक हैं और जो सुझाव देने वाले हैं उनसे आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं और उसके बाद इन नियमों को अंतिम रूप से जो है लागू कर दिया जाएगा। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट कितनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती जा रही है अपनी जो SDG गोल्स हैं उनके लिए, और जो पर्यावरण और इसके साथ इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो क्लाइमेट चेंज है खासतौर पर उस सब के लिए गवर्नमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती जा रही है। और जो ऑटोमोबाइल्स कंपनियां हैं उनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने पर तुली हुई है। यानी यहाँ पर गवर्नमेंट जो है अगर कोई भी कार कंपनी अगर रूल्स को फॉलो करती हुई नहीं पाई गई है और अगर वो ईंधन नहीं बचाती है और इसके साथ और जो कार्बन है उसका ऑक्सीजन ज़्यादा करती है तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी और उस पर जो है इस मिनिमम राशि पर जो है इनके और मिनिमम और मैक्सिमम राशि पर इनके खिलाफ जो है इतना जुर्माना किया जाएगा। अब यहाँ पर एक छोटा सवाल है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी एनर्जी कंजर्वेशन यानी जो कंप्लायंस एनफोर्समेंट रूल्स है 2025 हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बिजली दरों की कमी करना, और ऑप्शन बी है कोयला उत्पादन को बढ़ाना, ऑप्शन सी है ईंधन दक्षता और कार्बन क्रेडिट नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई सुनिश्चित करना, और विकल्प डी आपके पास नवीनीकरण ऊर्जा का निर्यात जो है करना। इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं बिकॉज ये पूरा पूरा न्यूज़ पर आधारित है। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।